हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको एक नया टॉपिक स्टार्ट करा रहे हैं जिसका नाम है आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में अंतर। तो डिटेल में बच्चों हम ये वीडियो समझने की कोशिश करेंगे। तो ये जो वीडियो है ये यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसके अलावा डिफरेंट यूनिवर्सिटी में पीजीटी में भी ये आता है और यूपीएससी में भी आता है। तो बिल्कुल डिटेल में हम आपको कराएंगे बच्चों सारी की सारी बातें। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो आर्थिक समृद्धि है और आर्थिक विकास दोनों को आमतौर पर समान अर्थी ही माना जाता है। यानी कि ये माना जाता है कि जो आर्थिक समृद्धि है और आर्थिक विकास है वो एक ही अर्थ है। लेकिन वास्तविक जीवन में आप देखोगे तो अर्थशास्त्र में कम से कम इसका मतलब अलग अलग है। तो हम समझेंगे कि आर्थिक समृद्धि क्या है, फिर हम समझेंगे आर्थिक विकास क्या है और फिर हम आपको आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में अंतर करके बताएंगे। तो सबसे पहले देखिए बात करते हैं हम आर्थिक समृद्धि की। हम बात करते हैं बच्चों आर्थिक समृद्धि। तो आर्थिक समृद्धि को हम समझें तो आर्थिक समृद्धि क्या है पहले हम एक बार वो समझ लेते हैं बच्चों। देखिए, ठीक है, आर्थिक समृद्धि का मतलब होता है वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि। ये आप याद रखिएगा, वास्तविक राष्ट्रीय आय में दीर्घकालीन वृद्धि। अब वास्तविक राष्ट्रीय आय में जो वृद्धि है वो दो प्रकार से हो सकती है। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए, मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। मान लीजिए जो जीडीपी है वो है देश में, मान लीजिए 1000 करोड़ है। अब जीडीपी कैसे निकलती है? सिंपल शब्दों में कहें तो प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसको हम जीडीपी भी बोल सकते हैं। यानी कि जितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई और उनको प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसे जीडीपी कह सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जीडीपी में वृद्धि दो तरीके से पॉसिबल है। पहला कि कीमत बढ़ जाए और दूसरा उत्पादन बढ़ जाए। ठीक है, इस तरीके से हम वास्तविक जीडीपी को बढ़ा सकते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं आर्थिक समृद्धि की, इकोनॉमिक ग्रोथ की, तो कीमतों से जो वृद्धि होती है उसको हम समृद्धि में काउंट नहीं करते। केवल और केवल उत्पादन में जो वृद्धि हुई है उसी को समृद्धि माना जाता है। यानी कि समृद्धि के लिए आवश्यक है कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि हो। तो देखिए यहां लिखा हुआ है कि आर्थिक समृद्धि तभी होगी जब वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि हो, क्योंकि अगर उत्पादन बढ़ता है तभी एक देश समृद्ध कहलाएगा। कीमत बढ़ने से तो यह हुआ कि फ्लो बढ़ गया है लेकिन वास्तविक उत्पादन तो बढ़ा नहीं है। तो आर्थिक समृद्धि जो है वो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन पर डिपेंड करती है, ना कि कीमतों पर। इसीलिए इसको हमने कहा है वास्तविक राष्ट्रीय आय। वास्तविक का मतलब क्या है? जब हम वास्तविक जीडीपी की बात करते हैं बच्चों, वास्तविक जीडीपी की बात जब हम करते हैं तो हम क्या करते हैं? आधार वर्ष की लेते हैं कीमत और मात्रा लेते हैं चालू वर्ष की मात्रा। तो ये आप याद रखिएगा बच्चों कि यहां पर जो जीडीपी की बात की गई है वो वास्तविक जीडीपी की बात की गई है। वास्तविक जीडीपी का क्या मतलब हुआ कि यहां पर ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि जो जीडीपी में वृद्धि होनी चाहिए वो उत्पादन में वृद्धि की वजह से होनी चाहिए। इसी प्रकार की जो वृद्धि है उसको वास्तविक समृद्धि कहते हैं, रियल ग्रोथ कहते हैं। क्योंकि अगर अर्थव्यवस्था में केवल कीमतें बढ़ रही हैं उससे जीडीपी बढ़ रही है तो इस तरीके की जो वृद्धि है वो वास्तविक समृद्धि नहीं कहलाएगी। इसलिए आर्थिक समृद्धि के लिए आवश्यक है कि उत्पादन में वृद्धि हो, तभी वो आर्थिक समृद्धि कहलाएगी। बच्चों यहां पर हमें एक और चीज पे ध्यान देने की जरूरत है, वो है जनसंख्या। उत्पादन में हमने ध्यान दे दिया, अब हमें ध्यान देने की जरूरत है जनसंख्या पर। क्योंकि अगर मान लीजिए देश में जनसंख्या में वृद्धि की दर उत्पादन में वृद्धि की दर से ज्यादा है तो इसका मतलब यह हुआ कि जो उत्पादन में वृद्धि है वो किसी भी तरीके से लोगों को खुशी नहीं दे सकता, किसी भी तरीके से लोगों को इनकम का लेवल को नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हो गई। इसीलिए यह कहा जाता है कि आर्थिक समृद्धि के लिए आवश्यक है कि जनसंख्या की वृद्धि की दर की तुलना में जो उत्पादन की वृद्धि दर है वो ज्यादा होनी चाहिए। इसीलिए इस प्रकार की समृद्धि में हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है बच्चों वो होता है प्रति व्यक्ति आय का। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है बच्चों? प्रति व्यक्ति आय का। यानी कि यदि जनसंख्या में वृद्धि की दर आर्थिक विकास की वृद्धि में दर है तो यह समृद्धि नहीं लाएगा। इसलिए हम जो हैं वो प्रति व्यक्ति आय को अधिक उपयुक्त सूचक मानते हैं एज कंपेयर टू, आप कह सकते हो एक तरीके से एज कंपेयर टू, मतलब जो है वो प्रति व्यक्ति आय को ज्यादा उपयुक्त सूचक मानते हैं एज कंपेयर टू नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय के मुकाबले। तो यहां पर देखिए प्रति व्यक्ति आय जो है, यानी कि यहां पे आपको समझना है बेटा कि प्रति व्यक्ति आय जो है वो ज्यादा अच्छा इंडिकेटर है। देखिए कई बार क्वेश्चन में आ सकता है कि आर्थिक समृद्धि का कौन सा इंडिकेटर ज्यादा बेटर है, तो आपको याद रखना है वास्तविक प्रति व्यक्ति आय। वास्तविक
प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय जो है वो ज्यादा बेटर मेजरमेंट होता है एज कंपेयर टू, आप कह सकते हो एक तरीके से राष्ट्रीय आय के, वास्तविक राष्ट्रीय आय के। तो देखिए यहां पर हम आपको यह भी बता देते हैं कि समृद्धि की दर का अनुमान किस तरीके से लगाया जाता है। तो समृद्धि की दर का अनुमान किस तरीके से लगाया जाता है, उसके लिए फॉर्मूला है बच्चों, मैं आपको समझा देता हूं एक न्यूमेरिकल करा के आप बच्चों को, ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए। देखिए मान लीजिए हम बात कर रहे हैं जीडीपी की, मान लीजिए जीडीपी है 2019 की, मान लीजिए 1000 है, ठीक है, और जीडीपी जो है 2020 की वो हो गई 1050, ठीक है जी। तो हमें समृद्धि की दर पता करनी है, यानी कि समृद्धि की दर, अब देखिए यहां पे फार्मूले में जीडीपी टी लिखा हुआ है, टी का मतलब है करंट ईयर, तो ये हमारा जीडीपी टी हो गया और ये हो गया जीडीपी टी -1, यानी कि कैसे निकालेंगे समृद्धि की दर, 1050 में से माइनस कर देंगे आप 1000 की वैल्यू और डिवाइड कर देंगे आप इसको जीडीपी टी -1 यानी कि 1000 से, ठीक है। तो यहां पर आपकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 50 अपॉन, अब इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, अगर आपको परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, यानी कि 50 अपॉन 1000 मल्टीप्लाई 100। तो यहां पे देखिए आपको जो समृद्धि की दर है वो 5% नजर आएगी, यानी कि जो विकास की दर है, ग्रोथ की जो रेट है वो 5% है। तो इस तरीके से बच्चों समृद्धि निकाल सकते हो। तो ये हमने समृद्धि कंसेप्ट समझा। आपको याद रखना है कि सबसे पहला उत्पादन में वृद्धि होनी चाहिए, उत्पादन में वृद्धि ये हमारी शर्त है समृद्धि की लिए। दूसरी कि जो हमारा उत्पादन में वृद्धि है वो ज्यादा होनी चाहिए, वृद्धि की जो दर है वो ज्यादा होनी चाहिए किससे, जनसंख्या में वृद्धि की दर से, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक बातें जो आपको पता होनी चाहिए आर्थिक समृद्धि के बारे में। आगे हम शुरू करते हैं बच्चों आर्थिक विकास के बारे में। तो आर्थिक विकास को भी हम डिटेल में आप बच्चों को समझाएंगे। सबसे पहले समझ लीजिए कि आर्थिक विकास जो है, आर्थिक विकास क्या होता है उसके बारे में भी हम समझते हैं। तो आर्थिक विकास का मतलब होता है कि देश में जो आर्थिक समृद्धि है वो तो बढ़े ही बढ़े, साथ ही साथ आर्थिक कल्याण में भी वृद्धि होनी चाहिए। देखिए क्वेश्चन कई बार आता है कि आर्थिक विकास के लिए आर्थिक समृद्धि आवश्यक है, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि आर्थिक विकास हो अगर आर्थिक समृद्धि भी हो। तो इसका क्या मतलब है, देखिए इसका मतलब मैं आपको यहां पे समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक कंसेप्ट है, मान लीजिए ये हमारा है आर्थिक विकास, सॉरी आर्थिक समृद्धि, आर्थिक समृद्धि। आर्थिक विकास जो है वो आर्थिक समृद्धि के मुकाबले व्यापक शब्द है। ये हमारा आर्थिक विकास है, आर्थिक विकास है, यानी कि आर्थिक विकास के लिए क्या जरूरी है कि उत्पादन में तो वृद्धि हो ही हो, क्योंकि ये जो है ना ये वाला ये हमारा है, दिखा रहा है उत्पादन में वृद्धि को, लेकिन इसके साथ साथ यहां पर आपको प्लस आपके कल्याण में भी वृद्धि होना आवश्यक है। यानी कि अगर कल्याण में वृद्धि नहीं हो रही है तो इस तरीके की जो वृद्धि है वो आर्थिक विकास नहीं कहलाएगा। आर्थिक समृद्धि के साथ साथ कल्याण का भी बढ़ना आर्थिक विकास के लिए बच्चों बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कंसेप्ट। इसका मतलब ये हुआ कि आर्थिक समृद्धि की तुलना में आर्थिक विकास एक विस्तृत धारणा है। इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था में परिमाणात्मक परिवर्तन को शामिल किया जाता है, परिमाणात्मक परिवर्तन को शामिल किया जाता है और साथ ही साथ गुणात्मक परिवर्तन को भी शामिल किया जाता है। अब देखिए परिमाणात्मक परिवर्तन का मतलब इसको मापा जा सकता है, जैसे राष्ट्रीय आय है, प्रति व्यक्ति आय है, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि है। साथ ही साथ गुणात्मक तथ्यों को भी शामिल किया जाता है, जैसे साक्षरता की दर है, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, पर्यावरण संरक्षण है। इसका मतलब इन सभी तत्वों को भी हम शामिल करते हैं, यानी कि इसके अंतर्गत गुणात्मक तथ्यों के साथ साथ परिमाणात्मक तथ्यों के साथ साथ गुणात्मक तथ्यों को भी शामिल किया जाता है, जिसकी वजह से ये वाली जो समृद्धि है इसको कहते हैं आर्थिक विकास। यानी कि आर्थिक विकास कब कहलाएगा, आर्थिक विकास कब कहलाएगा बच्चों, जब आर्थिक समृद्धि तो हो ही हो, आर्थिक समृद्धि तो हो, बिल्कुल होनी चाहिए आर्थिक समृद्धि, प्लस आर्थिक कल्याण भी होना चाहिए। यानी कि तब जाके ये जो वृद्धि है ये कहलाएगा आर्थिक विकास। यानी कि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होनी चाहिए,
साथ ही साथ कल्याण में भी वृद्धि होनी चाहिए। तो इस तरीके की जो वृद्धि है इसी को हम कहते हैं आर्थिक कल्याण, यानी कि आर्थिक समृद्धि भी इसमें शामिल है, साथ ही साथ आर्थिक कल्याण भी शामिल है। इन दोनों को जोड़ दोगे तो ये कहलाएगा हमारा आर्थिक विकास। क्या कहलाएगा बच्चों? आर्थिक विकास। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। देखिए आगे समझते हैं हम इसको। अब आर्थिक विकास के लिए कुछ शर्तें होना जरूरी है, कुछ चीजें हैं, कुछ कंसेप्ट हैं जो आपको समझ में आना चाहिए। सबसे पहला तो यही आपको समझ क्लियर होना चाहिए बच्चों कि पहली जो चीज जरूरी है वो है राष्ट्रीय आय में वृद्धि। क्योंकि अगर मान लीजिए देश में राष्ट्रीय आय ही नहीं बढ़ रही है तो कि विकास कैसे होगा? यानी कि वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि, नंबर 1 पॉइंट आप याद रखिएगा। यानी कि वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि का मतलब है कि देश में उत्पादन का स्तर बढ़े, देश में जीडीपी का लेवल बढ़े, और ये जो जीडीपी का लेवल में वृद्धि हुई है वो उत्पादन में वृद्धि की वजह से हुई हो, न कि केवल कीमतों में वृद्धि की वजह से। दूसरा है बच्चों प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि क्यों आवश्यक है? यानी कि जनसंख्या की वृद्धि दर उत्पादन में वृद्धि की तुलना में कम होनी चाहिए, तो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होना जरूरी है। कैसे पता करते हैं बच्चों प्रति व्यक्ति आय? वास्तविक प्रति व्यक्ति आय वास्तविक राष्ट्रीय आय को डिवाइड करते हैं जनसंख्या से। इसके अलावा बच्चों कल्याण में भी वृद्धि होनी चाहिए। देखिए कल्याण में का मतलब क्या है? लोगों के पास भोजन हो, पहनने के लिए कपड़ा हो, रहने के लिए आवास हो, ये कल्याण है। असमानता में कमी देखने को मिले, लोगों के निर्धनता से जो लोग निर्धनता से नीचे रह रहे हैं वो निर्धनता रहें, लोगों को पॉलिटिकल राइट मिले, लोगों को ह्यूमन राइट्स मिले, यानी कि ओवरऑल जो जीवन की गुणवत्ता है, जो लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसमें इंप्रूवमेंट होना चाहिए, जिसको क्या बोलते हैं? कल्याण में वृद्धि। इसके अलावा बच्चों एक और चीज जरूरी है, वो उसको हम बोल रहे हैं यहाँ पे। देखिए धारणीय विकास एक धारणीय प्रक्रिया है, परिवर्तन एक धारणीय प्रक्रिया है। मान लीजिए आपने क्या किया, जीडीपी में वृद्धि हुई 2020 में, आपकी मान लीजिए जीडीपी में वृद्धि हुई फिर गिर गई। इसको ऐसी प्रक्रिया को आर्थिक विकास नहीं कहते। आर्थिक विकास जो है वो एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। यानी कि अगर थोड़ी बहुत जीडीपी में वृद्धि होती है तो इसको हम आर्थिक विकास नहीं कहते बच्चों। आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है कि ये जो वृद्धि हो ये लंबे समय तक दीर्घकालीन वृद्धि होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट्स कुछ याद रखने हैं। सबसे पहला हमने आपको बताया वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होनी चाहिए, दूसरा हमने आपको बताया वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होनी चाहिए, तीसरा हमने आपको बताया कल्याण में वृद्धि होनी चाहिए, और चौथा हम आपको बता रहे हैं परिवर्तन एक धारणीय विकास है। इसके अलावा संरचनात्मक परिवर्तन, संस्थागत परिवर्तन और तकनीकी परिवर्तन भी होते हैं जिस देश में विकास होता है। यानी कि आप देखिए पुराने जमाने में क्या हुआ करता था बच्चों, बहुत सारे लोग खेती में लगते थे, अब लोगों ने खेती को छोड़कर द्वितीय क्षेत्र और सेवा क्षेत्र में आ गए। इस तरीके का परिवर्तन तकनीकी परिवर्तन कहलाता है। विकास में यह तकनीकी परिवर्तन होना आवश्यक है। ठीक है, इसके अलावा बच्चों सॉरी गलत बोला मैंने, ये कहलाता है संरचनात्मक परिवर्तन, ये कहलाता है संरचनात्मक परिवर्तन। ठीक है, मैं दोबारा बोल देता हूं, ये कहलाता है संरचनात्मक परिवर्तन। यानी कि लोग प्राथमिक क्षेत्र को छोड़कर द्वितीय क्षेत्र में जाएंगे, तृतीय क्षेत्र में जाएंगे, इस तरीके का परिवर्तन कहलाता है संरचनात्मक परिवर्तन। तकनीकी परिवर्तन का मतलब है कि लोग जो हैं वो श्रम प्रधान तकनीक को छोड़कर पूंजी प्रधान तकनीक का प्रयोग करना शुरू कर देंगे। इस तरीके की भी बच्चों जरूरी है किसी भी देश के विकास की प्रक्रिया में। यानी कि विकास की प्रक्रिया में ऑटोमेटिकली लोग श्रम प्रधान तकनीक को छोड़कर पूंजी प्रधान तकनीक में आ जाते हैं, कृषि क्षेत्र को छोड़कर औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र की तरफ आ जाते हैं। और इसके अलावा बच्चों संस्थागत परिवर्तन भी होना जरूरी है। यानी कि जो भूमिहीन किसान हैं, जो मजदूर हैं, यानी कि जिनके पास भूमि अनुपस्थित है, उनको भूमि मिलनी चाहिए, क्योंकि संपत्ति जो है वो कुछ ही लोगों के हाथों में एकत्रित होकर ना रह जाए। यानी कि आर्थिक विकास जो है वो इस बात पे भी ध्यान देता है कि संपत्ति जो है या आर्थिक विकास की प्रक्रिया में जो लोगों को लाभ मिल रहा है वो निचले तबके को भी मिले, गरीब को भी मिले, सभी को लाभ मिले। तो यहां पे बच्चों हमने देखिए एक अंतर भी कराया हुआ है, आप अंतर भी देख सकते हो। यहां पे हम आपको अंतर करा रहे हैं बच्चों, ये है आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में अंतर। तो देखिए पॉइंट वाइज हम आपको बता देते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है उसके हिसाब से सबसे पहला है प्रकृति। देखिए ये जो आर्थिक समृद्धि है वो उत्पादन बढ़ना आवश्यक है आर्थिक समृद्धि के लिए। यानी कि अगर उत्पादन में वृद्धि हो रही है तो उसको आर्थिक समृद्धि कहेंगे। लेकिन अगर आर्थिक विकास आपको चाहिए तो उत्पादन में वृद्धि तो हो ही हो, साथ ही साथ तकनीकी परिवर्तन भी हो, संस्थागत परिवर्तन भी हो, यानी कि ओवरऑल कल्याण, जो कल्याण है वो भी लोगों का सुधरना चाहिए। तो इसीलिए इसको एक आर्थिक विकास एक प्रेरित और औसतन गति देने वाली प्रक्रिया है, धीरे धीरे चलने वाली प्रक्रिया है। जबकि आर्थिक समृद्धि स्वाभाविक, क्रमिक और स्थिर गति देने वाली परिवर्तन होते हैं।
सामाजिक न्याय की बात करें बच्चों, तो जो आर्थिक समृद्धि है उसमें सामाजिक न्याय पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता, ये आप याद रखिएगा। यानी कि गरीब के पास पैसा पहुंचे, अमीर के पास पहुंचे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए 4 दोस्त हैं, A B C D, और केवल इसकी इनकम बढ़ी तो जो औसत है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि 4 लोगों में से अगर एक की इनकम भी बढ़ रही है तो जो औसत है चारों का वो बढ़ जाएगा। लेकिन इस तरीके की जो वृद्धि है वो समृद्धि तो कहलाएगी, विकास नहीं कहलाएगा, क्योंकि विकास के लिए जरूरी है कि साथ साथ सामाजिक न्याय भी हो, यानी कि सभी लोगों की इनकम बढ़े। इसके अलावा बच्चों पूर्व निर्धारित लक्ष्य, आर्थिक वृद्धि में विशिष्ट उद्देश्य एवं लक्ष्य पूर्व निर्धारित नहीं होते, लेकिन जो आर्थिक विकास होता है उसमें पूर्व निर्धारित लक्ष्य होते हैं जिसकी प्राप्ति के लिए अर्थव्यवस्था काम करती है। इसके अलावा जो आर्थिक वृद्धि की दर धनात्मक के साथ साथ कभी कभी ऋणात्मक भी हो जाती है, लेकिन आर्थिक विकास जो है वो हमेशा आप पॉजिटिव की कल्पना करते हो, नेगेटिव की कल्पना आप नहीं करते हो। और आर्थिक समृद्धि का जो प्रयोग है वो केवल और केवल विकसित देशों के संदर्भ में किया जाता है, जबकि आर्थिक विकास जो है वो अर्ध विकसित देशों के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। यानी कि ये हमने बच्चों कुछ पॉइंट्स आपको अंतर के माध्यम से बताया, और इस वीडियो में तो मैं आपको इतना ही करा रहा हूँ। आने वाले वक्त में हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और आपको समझाएंगे नेक्स्ट वीडियो में कि आखिरकार आर्थिक विकास को कौन कौन से कारक है जो प्रभावित करते हैं, और साथ ही साथ हम आपको आगे धारणीय विकास के बारे में बताएंगे। तो बच्चों ये चैप्टर चलता रहेगा आगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप हमारी ऐप डाउनलोड कर लें विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल, ताकि आपको सारे के सारे कोर्सेज सिस्टमेटिकल तरीके से मिलते रहेंगे। तो इसके लिए बच्चों हमारी ऐप है विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल, मैं आपको वेबसाइट के माध्यम से भी बता सकता हूँ और ऐप के माध्यम से भी है। देखिए ये हमारी वेबसाइट है wishnueconomicschool.in, तो इसके माध्यम से आप हमारे सारे के सारे कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हो। इसके अलावा हमारी ऐप है विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल, आप प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिएगा और सारा का सारा कंटेंट आपको स्टोर के अंदर आपको मिलेगा। देखिए ये हमारा स्टोर है, इसके अंदर आपको सारा का सारा कंटेंट मिलेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि पूरा का पूरा कोर्स तैयार करना, तो यहाँ पर हमारे बहुत सारे कोर्सेज हैं, काफ़ी सारे कोर्सेज हैं, आप इनको एक्सेस कर सकते हो बच्चों। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।